This is next lecture for class 12th. In the previous lecture, we were discussing about space lattice, crystal lattice and unit cell. As you know, we are studying solid state, which is the second unit we are doing. The first unit which we discussed was of solution. So, in this chapter, what we have done is, we have told you that what is solid. We have categorized solid into different categories on the basis of different properties. Like we have told you about amorphous solid, crystalline solid, and on the basis of molecular interaction or intermolecular forces, we categorized solids into the four parts. One was your ionic solid, other was your molecular solid, third was your covalent solid, and fourth was your metallic. I repeat, molecular, ionic, metallic and covalent. Covalent has one more alternate name, that is your giant molecule or network solid also. Then we said every solid has a three-dimensional structure, and that three-dimensional structure is known as space lattice or also known as crystal lattice. So first we will have a little recap of the previous lecture, then we will move on. In the previous lecture we talked about space lattice, this is 3D structure in which we have constituents are denoted by dots and edges are denoted by line. Then we said unit cell. Unit cell is the smallest 3D structure which is repeated again and again in different directions to get space lattice or crystal lattice. This is what we have done. Today what we are going to deal with this unit cell. In the last lecture we told you that shape of the space lattice depends upon the shape of unit cell, and the shape of unit cell depends upon two factors. One is the edge length and second is the edge angle, right? Like on the basis of edge length and edge angle, we have told you about cubic and triclinic. In the last lecture जो वीडियो आपने देखा उसमें मैंने बाद में वैसे तो करेक्शन कर दी थी, मोनोक्लिनिक एक वर्ड मैंने लिखा था, बट एक्चुअली दैट इज नॉट मोनोक्लिनिक, दैट इज ट्राइक्लिनिक. दैट वाज अ मिस्टेक. कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा था, तो आज हम फिर से वही बातें शुरू करने वाले हैं कि कैसे हम इसको कैटेगराइज करते हैं. ठीक है, मोनोक्लिनिक क्या है, ट्राइक्लिनिक क्या है, ये सब करके. तो आज हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे यूनिट सेल की. यूनिट सेल की शेप किस पे डिपेंड करती है? यूनिट सेल की शेप दो बातों पे डिपेंड करती है, एक तो एज लेंथ पे और दूसरा डिपेंड करती है एज एंगल पे. अब ये जो एज लेंथ है और एज एंगल है, लेंथ को हम वेरी करेंगे, कई बार लेंथ को कांस्टेंट करेंगे, एंगल को वेरी करेंगे, उसकी वजह से जो शेप आएगी वो चेंज कर जाएगी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन द शेप. हम शेप में इतना इंटरेस्ट ले क्यों रहे हैं?
एक्चुअली जो आपकी पूरे सॉलिड की जो शेप है जिसको हम स्पेस लैटिस कह रहे हैं, वो शेप एक्चुअल में डिपेंड करती है इस यूनिट सेल की शेप पर। जो यूनिट सेल की शेप होगी, बहुत हद तक चांस है कि वो जो 3D बड़ा स्ट्रक्चर बन के आएगा वो भी यूनिट सेल की शेप से ही मिलता जुलता होगा। अगर आपको कहीं पर शेप के बारे में पता चल जाए, कहीं पर पता चल जाए कि एटम्स कैसे अरेंज हैं, तो आप उससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि भाई शेप अगर स्टेबल है तो वो सॉलिड बहुत स्टेबल होने वाला है, अगर स्टेबल होगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होने वाली है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो शेप कहीं अनस्टेबल है तो उससे सॉलिड की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। दैट्स व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन द शेप, ठीक है। तो यूनिट सेल की शेप किस बात पे डिपेंड करती है? दो बात पे डिपेंड करती है, एक एज लेंथ पे और दूसरा एज एंगल पे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की, कि यूनिट सेल कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बेसिकली एंड और आई कैन से मेजरली। हमने यूनिट सेल को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ constituents in unit cell. It is of two types. One जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। सेकेंड इज नॉन प्रीमिटिव। एक कौन सा हो गया? प्रिमिटिव, और दूसरा कौन सा हो गया? नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का एक और अल्टरनेट नेम है, ऑल्सो नोन एज अलाउड यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव का इसी हिसाब से एक और अल्टरनेट नेम है, नॉन अलाउड यूनिट सेल, ठीक है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में करें, आपको यहाँ पर एक इमेजिनेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा। क्या है वो इमेजिनेशन? देखें, हमने लास्ट टाइम एक यूनिट सेल को ड्रॉ किया था क्यूब की फॉर्म में, ठीक है। और वो क्यूब कैसे थी? वो क्यूब थी कुछ ऐसे सी, ठीक है। दिस वाज द क्यूब। ऐसे कुछ हमने उसको ड्रॉ किया था, लाइक दिस, ठीक है। जब ये आपने ड्रॉ किया था तो आपने कहा था कि भाई ये लैटिस पॉइंट है जहाँ पर एटम्स अवेलेबल है, ठीक है। लैटिस पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था। द लैटिस पॉइंट इज द साइट वेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट इज अवेलेबल। किसी यूनिट सेल में जितने ज़्यादा लैटिस पॉइंट होंगे, मतलब उतनी ही पोजीशंस के ऊपर क्या अवेलेबल है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है। बट एक्चुअल में क्या ये सच में ऐसा होता है? आंसर इज नो। यहाँ आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है। ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द एज। एज क्या होता है? एज इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एज इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ constituents lying on that line. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम मानते हैं कि यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है, यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम है। इस सामने वाले फेस को मैं कुछ ऐसे से लिखता हूँ कि भाई देखो ये एक एटम है, ठीक है। इसमें आपने ड्रॉ क्या किया? ये लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट और ये भी लैटिस पॉइंट। आपने सिर्फ और सिर्फ इतने से पोर्शन को ड्रॉ किया। क्या किया आपने ये सिर्फ स्क्वायर के अंदर के पोर्शन को लिखा है। एक्चुअल में तो ये क्या है?
एक कॉन्स्टिट्यूएंट के सेंटर से लेकर दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट एक दूसरे को हमेशा टचिंग होंगे, दिस इज नॉट कंपलसरी, क्योंकि आज के ही लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे कि कहीं पर तो ये टचिंग होते हैं, कहीं पर ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल सी एक बात कह रहे हैं कि भाई दो कॉर्नर है किसी यूनिट सेल के, दो कॉर्नर पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उन कॉन्स्टिट्यूएंट के सेंटर पे आओ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट के कहाँ है, सेंटर पे, और सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज से। एज एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर मैं किसी को ऐसे ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि एटम सिर्फ इतना छोटा सा है, नहीं, एक्चुअल में तो सॉलिड में एटम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं शेप उसकी। तो ये एज क्या होती है, एक इमेजिनेशन होती है कि भाई उस डिस्टेंस को हम लाइन से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, अगली बार आप हमेशा इमेजिन करें कि एटम्स कुछ ऐसे से हैं और ये जो एज है वो एक डिस्टेंस, बेसिकली इट्स अ डिस्टेंस सेंटर से सेंटर की, ठीक है, बेसिकली इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सेंटर। अब इसमें हम वापस आ जाते हैं। हमने कहा कि यूनिट सेल कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, पहला परिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा हमने कहा नॉन परिमिटिव यूनिट सेल। अब अगर मुझे क्लासिफाई करना हो इसमें सबसे पहला कि परिमिटिव यूनिट सेल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय परिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अभी शेप की बात नहीं कह रहा मैं, अभी उस पे कहाँ पे आ रहा हूँ, टाइप पे आ रहा हूँ, किसके बेसिस पे कैटेगराइज कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ अवेलेबल है। परिमिटिव यूनिट सेल और also known as allowed unit cell are also known are those unit cell in which constituents are present at the corner only, कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे हो। याद रखना कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। अब डॉट को आपको ध्यान देना है, जैसे इसके अंदर हमने डॉट कहाँ लगाई है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे। अगर डॉट सिर्फ कॉर्नर पे है तो इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ है, सिर्फ कॉर्नर पे है। याद करो ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर डिनोटेड बाय डॉट्स, तो जितने डॉट्स उतने कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और डॉट्स की पोजीशन क्या है, डॉट्स की पोजीशन है ओनली एंड ओनली एट द कॉर्नर। इफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर देन दैट यूनिट सेल इज नोन एज परिमिटिव यूनिट सेल और ऑल्सो नोन एज अलाउड यूनिट सेल। दोनों में से कोई भी नाम मैं रख सकता हूँ, परिमिटिव भी और जो है अलाउड भी। अब यहाँ से एक बात सिंपल सी क्लियर हो गई कि अगर कोई कहे कि भाई नॉन परिमिटिव क्या है, नॉन परिमिटिव यूनिट सेल क्या है, तो ये तो और भी आसान हो गया कि ये क्या होंगे, दोज यूनिट सेल्स in which constituents are available at the corner plus at any other site also, कि कॉर्नर पे तो हमेशा अवेलेबल होगा ही होगा, कॉर्नर के अलावा अगर कहीं और है, मतलब अवेलेबल एट कॉर्नर, कॉर्नर इज कंपल्शन, कॉर्नर के अलावा अगर कहीं और है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, नॉन परिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो नॉन परिमिटिव यूनिट सेल के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि किसी शेप में वो दूसरी साइड कौन कौन सी होती है। हम कह रहे हैं ना कि कॉर्नर तो चलो समझ आता है कि भाई कॉर्नर है, लेकिन एट अदर साइड का मतलब क्या हो गया, या किसी शेप के अंदर कौन कौन सी दूसरी साइड बनती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पर एक बुक का यूज़ करूँगा, कोई भी आप बुक ले सकते हैं, ठीक है। लाइक आई एम हैविंग दिस बुक, इस बुक के अंदर मैं वो सब चीज़ें इमेजिन करने वाला हूँ जो मैं यहाँ यूज़ करूँगा। ध्यान से देखना कि यहाँ पर पहले देखो कॉर्नर कितने हैं, ठीक है।
कॉर्नर देखते हैं। पहला कॉर्नर, दिस इज सेकंड कॉर्नर, दिस इज थर्ड कॉर्नर, दिस इज फोर्थ कॉर्नर। 4 कॉर्नर तो आपको सामने से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 4 कॉर्नर तो ये हुए 1 2 3 4। उसके बाद आ जाओ इधर, देखो इधर भी कॉर्नर है, ये 2 तो काउंट हो गए ना, 4 हो गए, ये 5 और ये 6। थोड़ा सा और घूम जाओ, यानी कि 7 और 8, और थोड़ा सा घूम जाओ। क्या ये कॉर्नर में काउंट कर चुका हूँ? बिल्कुल कर चुका हूँ। कहाँ किए थे? यहाँ किए थे। ये क्या था ना, 1 2 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। यानी कि कॉर्नर कितने होते हैं? किसी सिंपल से क्यूब का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो कॉर्नर होंगे 8। इसके अलावा ये जो हम कह रहे हैं कि लाइंस है, कॉर्नर समझ आया ना कि कॉर्नर, मैं बुक को इस शेप में इमेजिन कर रहा हूँ। अब बुक से ही हम लोग एज को अगर डिफाइन करें कि एज कितनी होती है, तो एज देखो कि लाइन इसमें काउंट करो, कॉर्नर से कॉर्नर, यहाँ पे है ना कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाने वाली लाइंस। तो पहली लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन एंड दिस इज फोर्थ लाइन, है ना। 4 तो यहाँ हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसके बाद देखो हमारे पास और भी लाइनें बनती हैं। 4 हो गई ना, ये 5, ये 6, ये 7। क्या मैं इसको काउंट करूंगा? नहीं, क्योंकि ये इस फेस में मैं काउंट कर चुका हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर 8, दिस इज 9, दिस इज 10, ठीक है। 10 हो गई। क्या इसको काउंट करेंगे? नहीं, वो इधर वाले फेस में काउंट कर ले। 10 के बाद आ जाओ इधर, इसको मैं काउंट कर चुका हूँ, याद रखना, और इसको भी काउंट कर चुका हूँ। 10, तो 10 प्लस 11 और एक 12, ठीक है। आप ऐसे ही किसी भी बॉक्स को लेकर के आप किसी भी चीज को, इवन आई टेक द एग्जांपल ऑफ माय फोन आल्सो, तो इसके अंदर मेरे पास उतनी ही लाइनें हैं जितनी मैं इस बुक में कह रहा हूँ। कैसे? एक नीचे वाली लाइन, 2, एक ऐसे खड़ी लाइन, एक ऐसे वाली लाइन, 4 इस तरफ हो गई। ऐसे ही 4 इस तरफ होती है, लेकिन 4 में से एक ये वाली मैं काउंट कर चुका हूँ, तो 4 और 3 7, 7 इधर भी कितनी काउंट हो चुकी है? ये वाली। तो 7 और 3 10, 10 यहाँ पर कितनी काउंट हो चुकी है? 2, एक इधर ये वाली, एक वाली, कितनी बच गई? 2 और बच गई, यानी कि टोटल देयर विल बी 12 एजेस, ठीक है। तो कॉर्नर कितने हुए? 8, और एजेस कितने हुए? 12। अब इसमें से हम कह रहे हैं अच्छा, एक और टर्म यहाँ पर समझ लीजिए। एक और चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं फेस। जैसे इस बुक के कितने फेसेस हैं? एक फेस तो ये है जो आपको सामने से दिखाई दे रहा है, फेस 1, दिस इज फेस 2। मैं इन लाइंस की बात नहीं कह रहा, मैं ये बीच में जो एरिया बच गया है इसकी बात कह रहा हूँ। तो फेस 1, फेस 2, दिस इज फेस 3, दिस इज फेस 4, दिस इज फेस 5 एंड दिस इज फेस 6। देखो, अगर आपको ये इमेजिन करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो एक सीधा एग्जांपल लेता हूँ। जिस रूम में आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, उस रूम्स को फिर से देखो। वो जो रूम है उसके कॉर्नर काउंट करो, तो देखो कॉर्नर मिलेंगे कितने? 4 तो छत की तरफ कॉर्नर है और 4 फर्श की तरफ कॉर्नर है, तो टोटल कॉर्नर कितने हो गए? 8 हो गए। हमने कितने काउंट करे थे? 8 काउंट करे थे। और उसके बाद लाइंस, एजेस जिसको हम बोल रहे हैं, उसको काउंट करो कि 4 तो छत की लाइनें हैं, है ना, 4 ही फर्श की लाइनें हैं, 8 हो गई। अब उसके बाद 4 कोने भी तो है ना, जैसे यहाँ एक कोना है, उधर रूम में एक कोना है, तो कोने भी कितने हो गए? 4, ठीक है। तो टोटल लाइंस कितनी होगी? 12। 4 तो छत के अंदर, 4 फर्श के अंदर, 8, और 4 ऐसे खड़े कॉर्नर, तो टोटल लाइंस कितनी हो गई? 12। अब मैं कह रहा हूँ कि फेस भी देख लो भाई, कि फेस किसको कहते हैं? जिसको आप दीवार कह रहे हो वो फेस है मेरे लिए। जिसको आप दीवार कहते हो वो मेरे लिए क्या है? फेस है। अगर वो फेस है तो फेस कितने हो गए? अब ये और देख लीजिए, दीवारें काउंट कर लीजिए आप अपनी। 4 तो दीवारें हो गई, फर्श भी तो अपने आप में एक दीवार है, छत भी तो अपने आप में एक दीवार है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? 6 फेसेस। यानी कि किसी भी क्यूब के अंदर देयर विल बी 8 कॉर्नर, there will be 8 corner, there will be 12 edges and there will be 6 faces। लेकिन अब हम ये क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने कहा कि कॉर्नर पे तो एटम अवेलेबल है और कॉर्नर के अलावा कोई दूसरी साइड भी है। अब दूसरे साइड का नाम मुझे पता होना चाहिए था कि दूसरे साइड, दूसरे नाम कॉर्नर के अलावा आपको क्या याद हुए? आपको नाम याद हुआ फेस, आपको नाम याद हुआ क्या? एज, ठीक है। इसमें से
यहाँ पर नॉन परिमिटिव में ऑन द बेसिस ऑफ दिस अदर साइट, on the basis of this other site, this type of unit cell is of 3 types, कि ये फर्दर 3 तरीके का है। जैसे कि पहले जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ऐसे ही जो दूसरा है वो होता है क्या, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा क्या होता है हमारे पास, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। समझ आई मेरी बात? कौन कौन से? पहला फेस सेंटर्ड, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा एंड सेंटर्ड। अब इसको समझ लेते हैं कि ये हम क्या कह रहे हैं। भाई देखें, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा, क्योंकि हम किस में डील कर रहे हैं, नॉन परमिटिव में। मींस कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर पे तो है, प्लस एट द सेंटर ऑफ 6 फेसेस। कमरे की कितनी फेसेस काउंट करी थी? 6। कैसे? एक छत, दूसरी फर्श और 4 आपके पास दीवारें, तो टोटल कितने फेस हो गए? 6। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत आती है, आप बुक में भी इमेजिन कर सकते हैं। कैसे? दीवार नंबर 1, दीवार नंबर 2, दीवार नंबर 3, दिस इज दीवार नंबर 4, ये छत हो गई और ये क्या हो गया? फर्श हो गया। तो टोटल कितने फेसेस हो गए? 6। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, बट उसके साथ साथ फेस के सेंटर पे भी होगा, है ना। मतलब 4 कॉर्नर पे तो है ही, उसके अलावा बीच में फेस के, हर एक फेस के बीच में होगा, एट द सेंटर ऑफ 6 फेसेस, एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। 6 फेसेस की बजाय मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ईच फेस, के हर एक 6 टोटल फेस है, हर एक के सेंटर पे भी हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है। दूसरे पे आ जाए कि एट द कॉर्नर प्लस एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, के बॉडी के बिल्कुल सेंटर पर। बॉडी का सेंटर कैसे होगा भाई? देखो, अगर दिस इज अ काइंड ऑफ बॉडी फॉर मी, तो इसमें कॉर्नर भी आपको पता है, एजेस भी आपको पता है, फेस भी है, लेकिन जो आपका पार्टिकल है वो कॉर्नर के अलावा कहाँ है? बॉडी के सेंटर पे। मान लेते हैं मेरे पास ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर मैं कहता हूँ बॉडी के सेंटर पे, तो ध्यान से देखना, मैंने ये बुक ओपन की, इसके बीच में ये रखा और बंद कर दी। अब देखें, ये क्या किसी एज पे है? देखो ना, किसी एज पे नहीं है। क्या ये किसी फेस पे है? नहीं भाई, फेस भी खाली पड़ा है, आप कोई भी फेस देख सकते हैं। लेकिन कहाँ है ये? ना तो फेस पे है ना एज पे है, लेकिन ये बॉडी के बीच में है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। अब आ जाए वापस, दूसरी चीज हमारे पास बच गई, एंड सेंटर्ड। जो एंड सेंटर्ड कह रहे हैं उसमें क्या है? उस पे है एट कॉर्नर प्लस एट एनी 2 ऑपोजिट फेसेस। इन दोनों में डिफरेंस करना जरूरी है। फेस सेंटर्ड में हमने कहा कि किसी क्यूब के अंदर टोटल 6 फेस है, 6 के सेंटर पे है, हर एक के सेंटर पे है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? एट द कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे है। और कॉर्नर के अलावा कहाँ है? कि कोई भी 2 अपोजिट फेस आप ले लो। मान लो अगर मैं सामने का फेस लेता हूँ, सामने की दीवार लेता हूँ, तो उसके अपोजिट कौन सा हुआ? पीछे वाली दीवार के आमने सामने। अगर लेफ्ट पे है तो दूसरा कहाँ है? राइट पर। अगर छत पे है तो उसके अपोजिट कहाँ? फर्श पर। समझ आई मेरी बात? किसी 2 अपोजिट फेसेस पर ही आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने यूनिट सेल को कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस कि कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ अवेलेबल है। कॉन्स्टिट्यूएंट
कि अवेलेबिलिटी के बेसिस पर हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हमने कर दिया इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड। पहला जब सिर्फ कॉर्नर पे है और दूसरा जब कॉर्नर के साथ साथ कहीं और भी अवेलेबल है। हमने बात शुरू कहाँ से करी थी? हमने बात शुरू करी थी फेस से। कहाँ तक पहुँच गए हम पहुँच गए जी कि एटम कहाँ है कहाँ नहीं। इसमें अभी तक फेस हमने नहीं कहा। एक बात ध्यान रखना कि हम जो भी शेप की बात करने वाले हैं, उस शेप में भी तो ये पॉसिबल होगा कि एटम कहाँ अवेलेबल है। यानी कि मान लो अगर आप एक शेप लेते हैं क्यूब, तो एक यूनिट सेल ऐसा है जिसकी शेप क्यूबिक है लेकिन एटम्स आर ओनली एट द कॉर्नर। ठीक है, शेप क्यूबिक ही है लेकिन एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर प्लस एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो क्यूब में ही 2 कैटेगरीज हो गई। तो शेप समझने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यूनिट सेल कितने टाइप के हैं ऑन द बेसिस के एटम कहाँ है। तो एक गिवन शेप में भी अलग अलग वैरायटीज पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इससे यहाँ से नोट बना सकते हैं आपके, ताकि आपको बाद में डाटा रिकॉर्ड रखने में प्रॉब्लम ना हो। सो आई होप आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम आगे मूव करते हैं कि ठीक है भाई, हम वापस आ जाते हैं किस पे? शेप पर। जो शेप है वो किस किस पे डिपेंड करती है? शेप डिपेंड करती है 2 बातों पे। पहला एज लेंथ और दूसरा क्या? एज एंगल। ठीक है, एक आ गया एज लेंथ और दूसरा आ गया एज एंगल। एज लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एज लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे ABC। एज एंगल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा बीटा गामा से। ठीक है तो एज लेंथ और एज एंगल के बेसिस पर देयर आर टोटल 7, मैं कहूँगा कि ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड एज एंगल there may be 7 different shapes possible for unit cell. ठीक है, and these 7 shapes are collectively called as crystal system. ठीक है, 7 अलग अलग शेप पॉसिबल है। 7 अलग अलग शेप को कलेक्टिवली भी हमने एक नाम दिया हुआ है और वो नेम क्या है? दैट नेम इज द क्रिस्टल सिस्टम। अब ये जो क्रिस्टल सिस्टम है, अब क्रिस्टल सिस्टम तो मुझे समझ आ गया कि भाई कलेक्टिव नेम है। वो 7 अलग अलग शेप्स क्या पॉसिबल है? तो उन 7 अलग अलग शेप्स को याद करने का सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ। ठीक है, वो सबसे आसान तरीका है क्यूट आवर मदर। आई होप आप पढ़ सकते हैं, दिस इज क्यूट आवर मदर। बड़ी सिंपल सी लाइन है, शायद हम में से सब इस बात को मानते हैं कि क्यूट आवर मदर। 7 कैसे जो है पॉसिबल है देखते हैं। पहली जो शेप पॉसिबल है CU स्टैंड्स फॉर क्यूबिक। क्यूबिक में से मैंने क्या उठाया? CU। ठीक है, TE स्टैंड्स फॉर टेट्रागोनल, नॉट टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्रागोनल। ठीक है, तो मतलब क्यूट वर्ड में मैंने 2 शेप्स छिपा रखी थी। कौन कौन सी? एक क्यूबिक और दूसरी टेट्रागोनल। ठीक है, अब तीसरा आ जाए। तीसरी हमारे पास क्या है? तीसरी है हमारे पास आवर। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोरोम्बल। ठीक है, तीसरी शेप इज ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, आवर में OR मैंने उठाया इसमें से, तो 3 शेप्स होगी, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। क्यूट आवर। अब मदर में देखो,
पहली क्या है, MO, MO मतलब मोनोक्लिनिक। पहली क्या है, मोनोक्लिनिक। दूसरी स्पेलिंग देखें, MO किसके लिए आ गया, मोनोक्लिनिक। मतलब क्यूट में मैं नंबर 1 डाल रहा हूँ कि 1 नंबर पे CU, सेकंड नंबर पे TE टेट्रागोनल, थर्ड नंबर पे आवर, फोर्थ नंबर पे MO, दिस इज फोर्थ। T को मैं नंबर दे रहा हूँ 5 एंड दिस इज योर ट्राइक्लिनिक, दिस इज योर ट्राइक्लिनिक। और H को नंबर दे रहा हूँ 6, दिस इज माई हेक्सागोनल। एंड ER को नंबर दे दिया 7th है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो 3 अलग अलग शेप्स हमारे पास अवेलेबल होती है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। आपकी बुक में ये किसी और पैटर्न में गिवन है, लेकिन क्योंकि मुझे याद भी करनी है तो मैंने अपने तरीके से याद कर लिया कि क्यूट, आवर मदर, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। तो यहाँ से नाम, एटलीस्ट नाम याद रखना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। लेकिन अब इस हमने यहाँ पर कहा था, पिछली बार कहा था कि जो यूनिट सेल की शेप है वो 2 बातों पे डिपेंड करती है, एक तो ABC और दूसरा अल्फा बीटा गामा। अब ABC और अल्फा बीटा गामा यहाँ पर कैसे जो है वेरी करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज लेंथ, EDGE, एज लेंथ। एज लेंथ को कैसे लिखना है, ABC। क्यूबिक में A = B = C। ठीक है, टेट्रागोनल में भी A = B = C। मतलब क्यूबिक में अगर मैं देखूं तो all the 3 edges will be equal, सॉरी, क्यूबिक में A = B = C और यहाँ पर A = B बट नॉट इक्वल टू C, और इसके अंदर आ जाएगा A = B नॉट इक्वल टू C। पहले तीनों इक्वल लिखो, उसके बाद एक एक कम कर दो। उसके बाद मोनोक्लिनिक में भी क्या होता है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, के मोनोक्लिनिक में भी तीनों में से कोई भी एज लेंथ बराबर नहीं है। ट्राइक्लिनिक में भी तीनों में से कोई एज लेंथ बराबर नहीं है। ठीक है, इसको आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको ये याद होना शुरू हो जाएगा। तो हेक्सागोनल के अंदर क्या है कि फिर से A = B बट नॉट इक्वल टू C, और रोम्बोहेड्रल में A = B नॉट इक्वल टू C। ठीक है, आसान है, आई होप वेरी इजी। कैसे याद रखेंगे भाई, देखो पहले तीनों बराबर करो, उसके बाद 2 बराबर हैं, तीसरी बराबर नहीं, तीनों में से कोई बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ तीनों कोई बराबर नहीं है तो 3 ऐसी शेप्स हैं 1 2 3। उसके बाद फिर से रिपीट कर दो कि 2 बराबर हैं, तीसरी बराबर नहीं है, और तीसरे में फिर से, मतलब रिपीटिंग पैटर्न है और कुछ नहीं। ठीक है, ये तो बात हुई किसकी, एज लेंथ की। अब बात कर लेते हैं एज एंगल की। एज एंगल क्यूबिक में A = B = C and alpha = beta = gamma all are equal to 90 डिग्री, के अल्फा बीटा गामा सब के सब क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें टेट्रागोनल में भी क्या है, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। इसमें भी क्या है, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। के इसमें देखो एज लेंथ और एज एंगल सब बराबर है, इसमें सिर्फ एंगल बराबर है लेकिन एज लेंथ बराबर नहीं है। इसमें तीनों एंगल बराबर है लेकिन लेंथ कोई से भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो तीनों एंगल अब तक यहाँ पर क्या चल रहे हैं, इक्वल चल रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किसकी तरफ, मोनोक्लिनिक की तरफ। मोनोक्लिनिक क्या कहता है, मोनोक्लिनिक कहता है कि अल्फा = गामा, के अल्फा और गामा आपस में क्या है, बराबर है, और दोनों की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कि
अल्फा और गामा इक्वल होंगे लेकिन बीटा 90 के इक्वल नहीं होगा। और ट्राइक्लिनिक में देखो यहाँ पर पहले एक लेंथ बराबर होने से मना कर रही थी, अब तीनों लेंथ बराबर होने से मना कर रही है। तो यहाँ पर भी अब तक एक एंगल बना कर रहा था कि 90 के इक्वल नहीं है। इसके अंदर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तीनों में से कोई भी एंगल 90 के इक्वल नहीं होगा। अगर तीनों में से कोई भी एंगल 90 के इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास क्या बच जाता है? हमारे पास फिर बच जाता है जी हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्या कहता है? हेक्सागोनल कहता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये किसके इक्वल है? 90 के इक्वल है, और गामा किसके इक्वल है? 120 के इक्वल है। ठीक है, और हमारे पास क्या बच जाती है? रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पर मेरे लिए याद करना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। कैसे आसान होने वाला है? देखो, क्यूबिक ABC तीनों इक्वल, आप इसको जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है और याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्यूबिक में तीनों लेंथ बराबर है, उसके बाद एक लेंथ बराबर नहीं है, उसके बाद दोनों लेंथ बराबर नहीं है। ठीक है, यही कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार, यानी कि 3 4 5 कोई भी लेंथ इक्वल नहीं है। फिर से रिपीट कर दो, A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड I इक्वल टू बी इक्वल टू सी। मतलब 3 बीच में कोई इक्वल नहीं है, फिर दोबारा ऊपर वाली 2 और ये रिपीट कर रही है। ऐसे ही स्टार्टिंग के 3 ऑल 90 के इक्वल है। इसमें अल्फा और गामा 90 है, अल्फा और गामा 90 है, लेकिन यहाँ अल्फा और बीटा 90 है। यहाँ पर बीटा नॉट इक्वल टू 90, यहाँ पर गामा इज इक्वल टू 120। आपको अगर याद करना है तो सीधा सीधा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कि भाई ठीक है एग्जैक्ट वैल्यू हम बाद में याद कर लेंगे, लेकिन गामा इसके बराबर नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर ट्राइक्लिनिक के केस में कोई भी एंगल 90 के इक्वल नहीं है। रोम्बोहेड्रल में तीनों में से तीनों एक एंगल बराबर तो हैं लेकिन वो 90 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न जो है मिल जाता है, जिससे आप 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक MCQ क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। जैसे वो आपसे यहाँ से MCQ क्वेश्चन पूछ ले कि भाई बताओ, अगर आपके पास एक यूनिट सेल है जिसमें A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा एंड गामा 90 के इक्वल है बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल हैज दीज पैरामीटर्स? एक ऑप्शन डाल दिया क्यूबिक, दूसरा ऑप्शन डाल दिया उसने आपको टेट्रागोनल, थर्ड डाल दिया ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ डाल दिया मोनोक्लिनिक। तो जब तक आपको ये पैरामीटर्स याद नहीं होंगे आप उसको नहीं बता पाएंगे। तो पैरामीटर्स याद होने ज़रूरी हैं, और साथ साथ ज़रूरी है इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल भी आप लोग याद करेंगे कि क्यूबिक का क्या है, टेट्रागोनल का क्या है। इसमें एक और बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है कि भाई देखो, अगर क्यूबिक पे ध्यान दे तो ABC इक्वल है अल्फा बीटा गामा ऑल इक्वल टू 90। तो ये सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल है, इसलिए हम ज़्यादातर शेप जो पढ़ेंगे वो किसको बेस मान के पढ़ेंगे? क्यूबिक को, क्योंकि क्यूब को स्टडी करना मेरे लिए आसान है। लेकिन ट्राइक्लिनिक में देखें तो ABC भी बराबर नहीं और अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90। ये सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, मतलब सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई शेप का है। ठीक है ना, मतलब सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल है, इसलिए ट्राइक्लिनिक। यहाँ से क्वेश्चन दिया है कि आउट ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम विच फॉर्म इज मोस्ट सिमेट्रिकल एंड विच फॉर्म इज मोस्ट डिसिमेट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये कहा था कि एक पर्टिकुलर शेप में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि क्यूबिक के अंदर जब आप NCERT पढ़ोगे तो जहाँ पर ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है, उसके बाद आपके पास एक फर्दर एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर अलग अलग शेप्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर क्यूबिक के अंदर कितनी अलग अलग शेप्स हैं, शेप मतलब क्यूबिक के अंदर परिमिटिव एग्जिस्ट करता है, BCC एग्जिस्ट करता है, या FCC एग्जिस्ट करता है, या ECC एंड सेंटर। तो मतलब कुछ इसमें से ऐसे हैं जो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो तीनों में से कुछ एक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ के शेप क्या है और शेप में पर्टिकुलर यूनिट सेल कौन सा है, वो परिमिटिव है या वो नॉन परिमिटिव है, और नॉन परिमिटिव है तो कौन कौन सा है। समझ आ रही मेरी बात?
हमने 2 क्लासिफिकेशन करी ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पे, तो ये 7 पॉसिबल आंसर है। दूसरा हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ अवेलेबल है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है उसके बेसिस पर भी हम कह सकते हैं कि क्यूबिक मान लेते हैं कि क्यूबिक के अंदर क्यूबिक परिमिटिव में एग्जिस्ट करता है, नॉन परिमिटिव में। अगर नॉन परिमिटिव में एग्जिस्ट करता है तो वो कौन कौन से हैं। तो मैथमेटिकली ऐसे ऐसे टोटल 14 डिफरेंट, टोटल 14 क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट, क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट। और उन क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग कलेक्टिवली कॉल्ड एज ब्रेविस लैटिस, कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। तो 1 नंबर में फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ब्रेविस लैटिस क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर द डे। जिस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज योर टेबल नंबर 1.4 या 1.3 से आगे ही है, यूनिट सेल ऑफ 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस। तो इसको आप एक बार स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट टाइम हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग की, या क्लोज पैकिंग से भी पहले बात करेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी की, ठीक है। क्लोज पैकिंग अभी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और इमेजिनेशन पावर उसमें ज़्यादा चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम तक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन लीव कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।